नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है आप सभी का। खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिसको क्रॉस कर पाना या उससे लंबी लकीर खींच पाना इस नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए वो संसद के अंदर भी उसी अपनी तानाशाही रवैये उसने इख्तियार कर रखा है जो हमने 2019 में देखा और 2014 में देखा। आपने देखा, आज पूरा देश ने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने जब लाखों युवाओं की आवाज बनकर संसद में उनकी आवाज उठाई तो किस तरह से उनका माइक म्यूट कर दिया गया। जी हां, अब कुछ और से बात नहीं बनी तो अब आप ये देखिए कि कैसे विपक्ष की आवाज को संसद में दबाया जा रहा है, संसद में कुचला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी संसद सत्र के शुरुआत में, लेकिन जब विपक्ष अपनी उसी तमाम जो उनके कर्तव्य हैं उसको निभाता हुआ नजर आ रहा है तो आप ये देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी का आज माइक म्यूट किया गया जब वो नीट को लेकर चर्चा की बात कर रहे थे, उन लाखों युवाओं के भविष्य की बात कर रहे थे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। किस तरह से ये सरकार एक पेपर लीक सरकार में तब्दील हो गई है। नरेंद्र मोदी को आदत हो गई है कि सिर्फ उनकी वाहवाही की जाए, मोदी मोदी के गुणगान किए जाएं, लगातार इवेंट्स होते रहें जहां पर सिर्फ उनके बारे में बात हो, सिर्फ उनकी बड़ाई हो, ना तो उनकी जवाबदेही तय हो, ना ही उनसे कोई सवाल पूछे। लेकिन शायद वो किसी मुगालते में है, वो 2019 के से शायद अभी निकल ही नहीं पाए हैं। उनको ये जज्ब ही नहीं हो पा रहा है कि ये 2024 है और उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। उनके 240 एमपी हैं। उनको जनता ने बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनकी गारंटियों को, उनके बनाए हुए तमाम आडंबर को, सबको बुरी तरीके से नकार दिया है। और दरअसल इस बार का जनादेश विपक्ष के पक्ष में था। भले ही वो विपक्ष में बैठा है लेकिन सबको पता है कि जनता ने किसको चुनकर संसद तक भेजा है और किन विषम परिस्थितियों में ये नंबर विपक्ष लेकर आया है। सड़क से लेकर संसद तक आपने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर लाठियां भांजी गई क्योंकि वो मजबूत आवाज बनकर सड़क पर लाखों युवाओं के लिए आवाज उठा रहे थे और संसद में राहुल गांधी उनकी आवाज बने। कल दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो हुआ वो आपने देखा। और एक संवैधानिक पद पर बैठकर ओम बिरला जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा में भी जिस तरह का रुख इख्तियार किया जा रहा है वो सब लोगों के सामने है। सबको नजर आ रहा है कि कैसे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष ने इस बार ठान लिया है और राहुल गांधी ने इस बार ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर वो सरकार को उस तानाशाही रवैये पर नहीं चलने देगी जिसको लगातार वो करती रही है। और अब साफ तौर पर समझ में आ रहा है और शायद पहले भी समझ में आ रहा था कि आखिर ओम बिरला को क्यों बनाया गया है लोकसभा का अध्यक्ष। और लगातार आप ये देखिए कि जब जब विपक्ष के कोई नेता बात करते हैं उन्हें चंद सेकंड के लिए दिखाया जाता है और तमाम आप देखेंगे पूरी अगर आप प्रोसीडिंग्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको सभापति जी यानी कि ओम बिरला ही आपको नजर आएंगे जब जब विपक्ष अपनी बात को रख रहा होता है। आज क्या हुआ लोकसभा में और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो गई है सोमवार तक के लिए, 1 जुलाई तक के लिए। आप एक छोटी सी वानगी देखिए कि कैसे राहुल गांधी का आज माइक म्यूट किया गया और इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये करेंगे कि विपक्ष की इस रणनीति के सामने कैसे पस्त होती हुई सरकार नजर आ रही है। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
देखा आपने कि किस तरह से माइक म्यूट किया गया, उसके बाद बोलने नहीं दिया गया और लगातार विपक्ष के साथ यही रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और एक तरफ सवालों की और मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है जो मुँह बाहे खड़ी है और नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन है, खामोश है, क्योंकि सिर्फ उन्हें अपनी वाहवाही की आदत है। आपको पता है कि बिहार में किस तरह से 4 पुल ढह गए, आपको पता है कि किस तरह से एक लंबी फहरिस्त है पेपर्स की वो लीक हो गए, किस तरह से जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमले हुए, अयोध्या में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है जहां रामलला विराजमान है, वो वहां पर लगातार वहां पर बारिश की वजह से आप ये देखिए कि अभी तो बारिश ढंग से हुई भी नहीं है और वहां पर किस तरह से वो तमाम जगह जो है वो टपक रही है। प्रगति मैदान की सुरंग में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, कर्तव्य पथ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, कई ट्रेनें जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं और ये तमाम जो सवाल हैं वो मुंह बाहे खड़े हैं। लेकिन अभी आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को इस बात से फुर्सत ही नहीं है कि कैसे इमरजेंसी की याद दिलाएं, कैसे कांग्रेस को कोसे, कैसे एक ड्राइवर की, वहां टैक्सी ड्राइवर की आज टर्मिनल 1 पे जो हादसा हुआ है उसके बाद मौत हो गई। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये पूरा एरिया जो है वो 2009 में बना था और वही उसी तरह की प्रवृत्ति तमाम हमें अभी देखने के लिए मिल रही है। आखिर ऐसा करके सरकार करना क्या चाह रही है? सवाल ये है कि विपक्ष जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहा है और आज जो कुछ लोकसभा में हुआ, आज जो कुछ राज्यसभा में हुआ, उसको कैसे देखा जाए और विपक्ष की रणनीति को कैसे देखा जाए और आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है, इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ फिलहाल प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है और उसके साथ ही मेरे साथ अभी कुछ देर में केपी मलिक जी भी जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार लोकसभा की आप प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, आज तो राज्यसभा में भी जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा, लेकिन विपक्ष की आवाज को बंद करना, राहुल गांधी जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी माइक म्यूट कर देना, लाखों युवाओं को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर कब तक ये सरकार इस मुगालते में रहेगी कि ये 2019 नहीं है, 2024 है। यहाँ पर अब विपक्ष का नंबर जो है वो 200 लगभग 236-37 है और आप 240 पर टिके हुए हैं, आप बैसाखियों पर हैं। आखिर इस मुगालते से कब निकलेंगे नरेंद्र मोदी? जिस तरह का तानाशाही रवैया है संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, वो कई तरह के सवाल उठाता है कि इतना मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी रवैये में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। नींद से कब जागेंगे और कब उनका मौन खुलेगा नरेंद्र मोदी का? शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, परिस्थिति बदली हुई है और आप भी जिस तरह से एनालाइज कर रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं, आम जनता भी वैसे ही देख रही है। नीट का मुद्दा था, उस पर सरकार, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसके हिसाब से आज चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर चर्चा नहीं होने दे रहे थे, ये कहते हुए कि अभिभाषण पर चर्चा होगी और इस पर आप जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ऐसा वो कहते दिखे। फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि आप मेरी बात सुनिए और उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए और जो बात वो उन्होंने रखी वो पूरे देश ने सुनी। ये राहुल गांधी चाहते थे कि नीट के परीक्षार्थियों के साथ सदन खड़ा है, सत्ता और विपक्ष मिलकर खड़ा है। वो एक संदेश देना चाहते थे कि ये पूरा सदन नीट की परीक्षार्थियों के साथ है और उनके साथ जो कुछ घटित हुआ है आगे वो गलत नहीं होने देंगे, इसके लिए ये भावना रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहते समय ही उनकी माइक म्यूट हो जाती है। बाद में स्पीकर ये कहते हुए मिलते हैं कि मेरे पास बटन नहीं होता, मैंने माइक म्यूट नहीं किया। तो आप इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो आखिर माइक म्यूट कौन कर रहा है? सदन में स्पीकर से बड़ी शक्ति कौन है जो स्पीकर के चाहने के बिना माइक म्यूट कर रहा है? ये तो और भी चिंता करने वाली बात है कि सदन में स्पीकर के अलावा कोई बड़ी शक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ म्यूट कर रही है। और ये म्यूट करने की घटना लोकसभा में तो हुई ही, राज्यसभा में भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी म्यूट किया गया।
तो इसका क्या मतलब है? अब तक हम ये भी देखते आए, टीवी चैनल्स में देखा करते थे कि विपक्ष के लिए जब कोई पैनलिस्ट बोल रहा होता था तो उनकी आवाज़ धीमी कर दी जाती थी, और विपक्ष पर के खिलाफ जब सत्ता पक्ष कोई बोल रहा होता था तो उसकी आवाज़ तेज कर दी जाती थी। तो ये तो टीवी चैनल में होता था तो अन्यायपूर्ण लगता था, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा तो देश की बड़े सदन हैं जहां विधायी कार्य होते हैं, कानून बनते हैं। वहां पर अगर नेता प्रतिपक्ष को ही बोलने नहीं दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र है कैसा, चलेगा कैसे? और ये बहुत गंभीर चिंता है। लेकिन इसका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, आपने सही कहा कि पहले वाला सदन नहीं है, पहले वाली ताकत नहीं है सत्ता के पास। इसके बावजूद सत्ता अपना मार्ग नहीं छोड़ रही है, वो म्यूट करने वाले अंदाज में आज भी खड़ी है। तो जनता ने तो एक जनादेश दिया उनको सुधारने के लिए कि आपकी ये प्रवृत्ति सही नहीं है, विपक्ष को साथ लेकर चलने का नाम लोकतंत्र है। बहुमतवाद लोकतंत्र नहीं होता, बहुमत से सरकार चलती है लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष होता है, सबको साथ लेके चलना। मगर इस सरकार में भी वही प्रवृत्ति जारी है, तो जनता के बीच सीधे ये आक्रोश पैदा हो रहा है। और राहुल गांधी जो कि प्रतिपक्ष के नए नए नेता बने हैं, पहली बार बने हैं, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत का तरीका अब तक ऐसा नहीं है कि कोई आपत्तिजनक बोले या उनको उद्दंड कहे या ये कहे कि गलती इनकी है। इस बार सीधे गलती सत्ता पक्ष की दिख रही है, और इसकी वजह स्वयं राहुल गांधी है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने नए दायित्व का निर्वहन किया है। तो इसको देखते हुए ये जो आक्रोश है पूरे देश में होगा, स्टूडेंट्स के बीच खास तौर से होगा, उनके गार्जियंस के बीच होगा। और 24 लाख स्टूडेंट्स में अगर 5 लोग हर स्टूडेंट्स के साथ जोड़ ले तो 1.25 करोड़ लोग तो निश्चित रूप से तत्काल आक्रोशित हो रहे होंगे, और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनको भी ये सदन इस रूप में चलता हुआ कतई अच्छा नहीं लग सकता। और हमें लगता है ये उल्टा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा सरकार को, बहुत ही महंगा पड़ने वाला है आने वाले समय के लिए। जी जी बिल्कुल। और सरकार अपनी गलतियों से लग रहा है, मैं ये सरकार नहीं, मैं सीधे कहूंगी नरेंद्र मोदी लग रहा है अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीख रहे हैं। आपको पता है कि जो अभी अभी लोकसभा इलेक्शन जो खत्म हुए हैं और जिसमें 240 पर सिमटे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद भी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का था, जॉब्स का था, जो कि सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ा हुआ है। और अभी आप ये देखिए कि सरकार बने हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं, जुमा 4 दिन जैसे एक कहावत के तौर पर कहा जाता है। और आप ये देखिए कि मुद्दों की एक ऐसी भरमार है, जगह जगह आप ये देखिए पहली बारिश में जो जल्दबाजी में जिस तरह के तमाम उद्घाटन किए जाते हैं, वो तमाम उद्घाटनों का नतीजा हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे लोग उन उद्घाटनों की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, कैसे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दी गई हैं, पूरे दिल्ली में पानी भरा हुआ है। अयोध्या देखिए जिसके विकास के मॉडल की गाथाएं गाई जा रही थी, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जहां पर रामलला विराजमान है, वो पूरा एरिया, वहां के मेन जो पुजारी है उन्होंने कहा कि पूरा चूर रहा है, यानी कि पूरा वहां वो टपक रहा है। और लेकिन नरेंद्र मोदी को अभी भी सिर्फ अपनी वाहवाही ही चाहिए, कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के तौर पर, तो कभी जब ओम बिरला सभापति बने या उस वक्त पर, या सरकार नई बने उस वक्त पर, या किसी भी तरीके से अभी भी वो इवेंट जीवी जो है वो अपने इवेंट वाले उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और वो शायद अभी भी उसी मुगालते में जी रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो चेंज हुआ है उस चेंज में अपने आप को वो किस तरह से फिट करें, वो उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो उन्हें कोलिशन की गवर्नमेंट चलानी आती है और ना ही इतने मजबूत विपक्ष की उनको आदत है। उन्हें तो आदत है सिर्फ तानाशाही की, और वो तानाशाही अब हमें पूरे तरीके से ओम बिरला के रवैये
और व्यवहार में भी हर दिन हर पल दिखाई दे रही है। केपी मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है केपी मलिक जी आपका कार्यक्रम में। आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को जो फिलहाल मुंह बाहे तमाम सवाल हैं? नरेंद्र मोदी का रवैया, इस सरकार का रवैया, ओम बिरला का रवैया और विपक्ष के ये कड़े तेवर, इन सब को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं और आगे आप सियासत को कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इसी के साथ आप ये देखिए कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी बहुत असहज हैं और खासतौर पर नीतीश कुमार। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें, हम जो 23 साल का इतिहास है मोदी गवर्नमेंट का, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हो, उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकारों में काम किया है और उनका अनुभव जो है इस तरह की सरकारों को चलाने का है जो पूर्ण बहुमत की सरकारें हों और वहां पे उनका तानाशाही रवैया चले। मजबूत विपक्ष की सरकार ना उन्होंने राज्य में देखी और ना उनको केंद्र में पिछले 10 साल में दिखाई दी। अभी उनके सामने बिल्कुल एक नई परिस्थिति है और उस नई परिस्थिति से कैसे निपटा जाए उसकी कोई रणनीति उनके पास नहीं है, उसका कोई अनुभव उनके पास नहीं है, उसका कोई तरीका उनके पास नहीं है और उसका जो इनका जो एक स्वभाव है वो स्वभाव भी इनका नहीं है। ये हमेशा एग्रेसिव राजनीति करते हैं, एग्रेसिव तरीके से विपक्ष ही नहीं अपने लोगों के साथ भी व्यवहार करते हैं और उसकी वानगी आपने पिछले 10 सालों में देखी है। तो आप ये मान के चलिए कि त्रस्त जो है वो विपक्ष ही नहीं, अंदर के लोग भी हैं। फर्क इतना है कि विपक्ष अग्रेसिव रूप से आके सदन में दिखाई दे रहा है आपको, अंदर बाहर प्रदर्शित हो रहा है। वो जो अंदर के लोग हैं वो भी तो अभी फ्रंट पे आए नहीं है, उनके लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक का। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से हम हाउस में 2 दिन से चीजें देख रहे हैं कि एक चिट्ठी पढ़ देती है आके राष्ट्रपति और वो भाजपा नामा होता है और उसमें भी अगर आप उसको आकलन करेंगे, सही तरीके से तथ्यों की जानकारी देखेंगे तो ये दुर्भाग्य है कि इन्होंने राष्ट्रपति से भी कई सारी चीजें झूठ बुलवा दी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप हाउस में देख रहे हैं, एक साथ राज्यसभा लोकसभा में माइक को म्यूट करना ये कोई स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस षड्यंत्र में खुद ही उलझ गई है। अभी प्रेम जी और हम साथ में ये पिछले एक चैनल पे थे, हमने ये कहा कि राहुल गांधी को अगर स्पीकर कह देते ठीक है आप अपनी बात रखिए, और राहुल गांधी आधा घंटा इस पे भाषण देते नीट की परीक्षा पे, 24 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो अपनी बात छात्रों तक पहुंचा देते। ठीक है, सरकार के मंत्री खड़े होते, वो कहते इसकी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरकार का ध्यान इस पे है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो लंबा चौड़ा भाषण देते। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आवाज राहुल गांधी की उन छात्रों के पास जाती वो वाली, उससे अच्छी आवाज अब गई है जो माइक म्यूट कर दिया गया है। उन छात्रों को समझ में आ गया है कि विपक्ष इस पे चर्चा करना चाहता है लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इससे बच रही है। सरकार क्यों बच रही है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, सरकार कहीं ना कहीं इसमें फंस रही है, सरकार को कहीं ना कहीं अपने फंसने का और अपना भांडा फूटने का डर है, इसलिए सरकार इस पे चर्चा नहीं चाहती है। तो बुशरा जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सदन में जो आज आपने देखा है, इस तरह की चीजें आपको लगातार दिखाई देंगी। अभी आने वाले समय में जो मानसून सेशन होगा उसमें भी विपक्ष आपको इतना ही एग्रेसिव दिखाई देगा। खाली आप इंडिया गठबंधन की बात मत करिए, कुछ छोटे छोटे दल ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअल हैं। कई सारे सांसद निर्दलीय हैं, पप्पू जैसे, जो पप्पू यादव जैसे निर्दलीय हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। पिछले दिनों आपने कश्मीर के एक सांसद को देखा होगा कि जिस मजबूती के साथ उन्होंने हाउस में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि आपके सामने तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आपको दखलंदाजी करनी चाहिए। जब एक सांसद ने दूसरे सांसद को आतंकवादी बता दिया और आपने कुछ नहीं बोला, तो ये दर्शाता है कि यहां किस तरीके से सदन चल रहा है। अब सदन इस तरीके से नहीं चलेगा। तो जब एक एक पार्टी के इंडिविजुअल लोग इतने एग्रेसिव हैं
तो इंडिया गठबंधन सरकार के ऊपर कितना हावी है इसका अंदाजा सरकार को भी है। सरकार इस चीज को दिखाना नहीं चाहती, सरकार इस चीज को दबाना चाहती है, और सरकार चाहती है कि चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे विपक्ष हो, और चाहे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग हों, उनको एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि जो हम 10 साल से चला रहे थे, जैसे हम पिछले 10 सालों में मजबूत थे, ऐसे ही हम मजबूत हैं। तो मुझे लगता है कि ये सत्ताधारी दल की कहीं ना कहीं भूल है। सत्ताधारी दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और शाह इस बात को भूल रहे हैं कि देश में उनकी पोल खुल चुकी है और लोग जान चुके हैं कि वो बहुत कमजोर हैं, वो घायल हैं और वो अपने घाव सहला रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपके सामने बहुत जल्द आएंगी। दूसरा जिक्र आपने जिस प्रकार से किया है, जो विकास कार्य तमाम हो रहे थे, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे आपने देखा पिछले दिनों मुंबई की सड़क थी जो टूटी हुई सड़क दिखाई गई, चंद महीने हुए हैं सड़क को बने हुए। अयोध्या के मंदिर की बात करी कि वहां पे लगातार 10 साल से विकास कार्य चल रहे हैं और मंदिर में पानी टपक रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मंदिर में नीचे पानी भरा हुआ है। आप बनारस की बानगी कई बार देख चुके हैं, वहां जिस तरह के हालात हैं। तो ये जताता है कि ये विकास भी खोखला है, और ये खोखला विकास भी धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है, और ये रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने इस तरह के और आएंगे। हमें उनका इंतजार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और पोल तो बहुत खुल चुकी है और अब कुछ ढका छुपा है नहीं, सब कुछ सबके सामने है और लोगों को ये पूरी तरीके से पता है। और ये इलेक्शन जो है, उन्होंने कई जो इलेक्शन के रिजल्ट है, उन्होंने कई सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं कि ये जो जुमले, ये तमाम चीजें जो गढ़ी गई, जो तमाम विकास के झूठे नारे जो गढ़े गए, उन सब की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। लोकसभा इलेक्शन के 2024 के रिजल्ट ने ये सब कुछ बता दिया है। लेकिन प्रेम कुमार जी, लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले वक्त में 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर को भी मैं शामिल कर रही हूँ। झारखंड में होने जा रहे हैं। आज हेमंत सोरेन को आज बेल मिल गई और वो बाहर आ जाएंगे। झारखंड है, इसके साथ साथ 3 हरियाणा में है चुनाव, और 3-4 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। और इसके साथ साथ अगले साल बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, कल कार्यकारिणी की बैठक है, और टीडीपी की बात करें, वहां इलेक्शन हो चुके हैं, तो शायद अभी वो किसी भी तरह से बहुत परेशान नहीं है। उनको लग रहा है कि चलिए हमारी सरकार राज्य में तो चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो बहुत रेस्टलेस है। ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, एनडीए में वो शामिल हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर जातिगत जनगणना को लेकर हाईकोर्ट का फैसला हो, और तमाम ये उठते मुद्दे और विपक्ष के कड़े तेवर, ये तो उनको भी अनकंफर्टेबल कर रहा होगा। आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पर वो जो बड़े चेहरे हैं जिनको इलेक्शन में जाना है, उनके लिए ये बहुत परेशानी का सबब हो सकता है कि आखिर इस सरकार के साथ जो निकम्मी है, जो किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं, उसके साथ कैसे खड़े हुए नजर आए और कैसे फिर इलेक्शन में जाए? जी बुशरा जी, निश्चित रूप से आप जो सवाल राजनीतिक रूप से कर रही हैं, वो एनडीए के भीतर इस सरकार में जो स्थिति है, नए पार्टनर्स हैं जिस पर डिपेंड कर रही है सरकार, और उनके जो अनिश्चित रहने का रुख रहा है, उसको देख करके ही सरकार के भविष्य पर हमेशा रह रहकर सवाल उठते रहे हैं। इस पर मैं बोलने से पहले अभी तुरंत राहुल गांधी ने आधे घंटे पहले एक ट्वीट किया है, उसका थोड़ा सा जिक्र कर लें। उन्होंने बताया कि इंडिया अपोजिशन ब्लॉक जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिबेट नीट पर चाहता था सरकार के साथ, और पेपर लीक के इशू पर बात करना चाहता था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुमति नहीं दी गई संसद में आज, और ये गंभीर चिंता का विषय है। जो लाखों परिवार बेचैन हैं पूरे देश भर में, उनके लिए भी। और उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से कि इस पर डिबेट होने दिया जाए और स्टूडेंट्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले जो वो डिजर्व करते हैं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। एक बहुत गंभीर विषय, तो एक अपडेट के ख्याल से मैंने बताया। अब मैं आपको वापस उस प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उससे भागना किसी के लिए भी मुश्किल होता है।
नीट के स्टूडेंट्स हर स्टेट में हैं और बिहार खास तौर से इसलिए अहम है क्योंकि नीट से जुड़े हुए जो पेपर लीक स्कैम हुआ है, सबसे पहले उद्बोधन बिहार में ही हुआ, इसका उद्भेदन मतलब सामने लाया गया। और इसमें जो अब तक पकड़े गए हैं व्यक्ति, उसका संबंध जेडीयू से भी है और जेडीयू का बीजेपी से भी है। फिर इसके अलावा यूपी में भी बीजेपी से जुड़े हुए एमएलए पकड़े गए हैं और वो पूरा खुलकर बता रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं सबके सामने। मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम सबके साथ हैं उत्तर प्रदेश के। गुजरात में भी जो लोग हैं वो भी बीजेपी से संबंधित हैं। तो हम ये देख रहे हैं और ये मैसेज जा रहा है कि जो पेपर लीक में शामिल हैं उनका सत्ता से संबंध है, उनका बीजेपी से संबंध है। तो नीतीश कुमार के लिए भी ये एक ऐसी घड़ी है जब उनको एक उचित निर्णय पाक साफ होकर के लेना पड़ेगा। नीट पर आप चुप नहीं रह सकते क्योंकि जेडीयू पर सीधे आंच आ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जब गलत कामों में अगर सहभागिता होती है तो एकजुटता भी होती है। तो ये हो सकता है कि थोड़े समय के लिए एकजुट रहें बीजेपी के साथ, चूंकि इनको गलत करना है साथ में और बचना भी है कानूनी नजरिए से। लेकिन राजनीतिक रूप से, चूंकि बिहार में आप आने वाले समय में देखेंगे कि राजनीतिक रूप से तय करना पड़ेगा, बहुत शोर है, आवाज है बीजेपी की ओर से कि अब उनको लीड करने का मौका मिलना चाहिए। तो लेकिन ये लोकल लीडरशिप की आवाज है, ये आवाज तो हमेशा से उठती रही है। जो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की है वो कंपेल करती है लोकल लीडरशिप को कि नीतीश कुमार के साथ रहें, और नीतीश कुमार की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो दबाव में ले लेते हैं, चाहे महागठबंधन में रहे चाहे एनडीए में रहे। लेकिन इस बार ये स्थिति बन रही है कि केंद्र में जेडीयू को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो चंद्रबाबू नायडू अपने लिए सम्मान अर्जित कर ले रहे हैं और अपने लिए धन एक तरह से एटीएम का इस्तेमाल, एटीएम के तौर पर सरकार का इस्तेमाल करेंगे ऐसा वो बोल रहे हैं, तो जेडीयू को भी दिखाना पड़ेगा कि वो भी सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो बिहार का भला करना चाहते हैं। तो क्या वो बिहार के लिए विशेष पैकेज ले पाएंगे? अगर नहीं ले पाएंगे तो किस मुंह से ये कहेंगे कि हम बिहार के हित में इस सरकार के साथ हैं? ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर उनको उनकी परीक्षा होनी है। अभी से बर्तन खनकने लगे हैं। हमें लगता है कि ये जन सरोकार से जुड़ने की जो विवशता है उसको सामने ला करके ही नीतीश कोई बड़ा फैसला करेंगे, और पहले भी वो करते रहे हैं। तो इस सरकार पर खतरा तो मंडराता रहेगा और 29 तारीख की बैठक पर सबकी नज़र है। लेकिन हमें लगता है कि 29 में दबाव वाली पॉलिटिक्स को 29 तारीख की बैठक में जेडीयू आगे करेगी, ताकि बीजेपी पर और सरकार पर वो दबाव डाल सके कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि वो कुछ भी तुरंत करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल मैं केपी मलिक जी के पास जा रही हूँ। जो आप दबाव की बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, लग तो नहीं रहा है कि अभी तक कोई भी दबाव काम करता हुआ नजर आ रहा है? आप लगातार आप बयान देखें, अगर बीजेपी के नेताओं के वो तमाम बयान जो है वो जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं एक तरह से वो नीतीश के खिलाफ ही माने जाएंगे, क्योंकि वो चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार खामोश है, यानी कि नीतीश कुमार के अंदर बहुत कुछ पक रहा है, वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये जो दबाव की राजनीति है क्या वाकई में बीजेपी पर काम कर रही है? क्योंकि बीजेपी का रवैया तो बिल्कुल वैसा ही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जैसे 2019। वो ना कुछ देना चाहते हैं विपक्ष को, माफ कीजिएगा एनडीए के घटक दलों को, चाहे वो जेडीयू या टीडीपी हो। उन्होंने अपनी मर्जी का अध्यक्ष भी बनवा लिया, लोकसभा स्पीकर भी बनवा लिया, और लग रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर भी या तो वो बनाएंगे ही नहीं या उसमें भी उनकी पूरी मनमानी चलेगी। तो आखिर क्या सिर्फ बिहार तक आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसको लेकर दबाव की राजनीति, या आपको लग रहा है केंद्र में भी कुछ अपनी बात को मनवा पाएंगे? प्रेम कुमार जी सवाल मुझसे है। देखिए जी
नीतीश कुमार जी अपनी बात मनवा पाएंगे इस स्थिति में है, लेकिन उनका कंपटीशन चंद्रबाबू नायडू से भी है और साथ साथ नीतीश कुमार के पास एक खतरा भी है। देखिए, आपने देखा होगा बीते दिनों आरसीपी सिंह हुआ करते थे जेडीयू में, उनको बीजेपी ने अपना आदमी बना लिया, इनके जेडीयू अध्यक्ष, और चले गए बीजेपी के इशारे पर। तो ये नहीं चाहते कि कोई ललन सिंह आरसीपी सिंह बन जाए, कोई दूसरा व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए कि कल को हमारे लिए ही खतरा बने। ये बैलेंसिंग भी पार्टी के भीतर उनको करनी पड़ती है, तो इसलिए उनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अभी संजय झा ने जो बातें कही हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब जेडीयू है, तो ये एक दबाव की पॉलिटिक्स है। वही दबाव की पॉलिटिक्स हम कहना चाह रहे थे कि भी ये ना समझे कि वो चाहे जो कुछ कहे कर लेगी। बीजेपी, देखिए महाराष्ट्र और बिहार को कंपेयर कीजिए। महाराष्ट्र में भी बीजेपी कभी बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी, शिवसेना होती थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति को उन्होंने पलट दिया। बिहार में भी इन्होंने पलट दिया। महाराष्ट्र में वो समझौता करके भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, लेकिन बिहार में लोकसभा की सीटें अपनी 5 छोड़ करके समझौता किया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। फिर सत्ता में जब आए तो मंत्री परिषद का अगर मन मुताबिक उन्होंने नहीं दिया सीटें, तो नीतीश कुमार ने मंत्री परिषद में स्वीकार ही नहीं किया। ये सारी चीजें हैं, तो नीतीश अपने हिसाब से दबाव में रखते हैं और कोई नया आरसीपी सिंह खड़ा नहीं करना चाहते अपनी पार्टी में, जिसका बीजेपी यूज कर सके। वो सतर्क हैं कि कहीं हमारी पार्टी तोड़ न दे बीजेपी, इसका भी उनको ख्याल करना है। इसको देखते हुए वो दबाव की रणनीति बना रहे हैं, अपना रहे हैं। जी बिल्कुल, और सबकी निगाहें रहेंगी कि जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। और चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने कहा है, जेडीयू की तरफ से कहा गया कि कुछ अहम और बड़े फैसले लेने हैं, यानी कि 4 जून के बाद जो नतीजा है उसके बाद कुछ अहम और बड़े फैसले लेने हैं, और उसकी वजह से ये बैठक हो रही है। और सवाल यही उठ रहा है कि लगातार विपक्ष की आवाजों को सुना नहीं जा रहा है, उनके माइक म्यूट किए जा रहे हैं, तानाशाही रवैया लगातार सरकार का नजर आ रहा है। जो एक तरह की जो संसदीय परंपराएं हैं उनका कोई मान रखा नहीं जा रहा है, और जो कोलिशन की जो गवर्नमेंट होती है जिस तरह से चलती है वो चलाना नरेंद्र मोदी को आता नहीं है। और इसीलिए हम वहां पर भी देख रहे हैं कि एक मनमाना रवैया देखने के लिए मिल रहा है। केपी मलिक जी, बाल खो चुकी है ये सरकार, अहंकार बचा हुआ है, तानाशाही लगातार देखने के लिए मिल रही है। उसको ये पता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को ये पता है कि यही वो तमाम मुद्दे रहे जिन्होंने उनकी लुटिया डुबोई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नजर आ रहा है कि वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही मुलव्विस हैं। अभी भी वो 50 साल पहले की इमरजेंसी को याद करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि 2009 में बना था टर्मिनल 1 का ये हिस्सा, और वो ये बताना भूल जाते हैं कि उस वक्त एविएशन मिनिस्टर जो थे वो अब उनके साथ में हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं। और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का जिम्मा और वो सब किस पर था, और वो अगर छोड़ भी दे टर्मिनल 1 तो तमाम जगहों पर जो कुछ हो रहा है उस सब का उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इस मुगालते की वजह को आप क्या देखते हैं? ये जो जिस तरह का पूरा रवैया है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहा है। अगर आप संसद में आवाज म्यूट करेंगे तो हम सड़क से आवाज उठाएंगे, ये भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। चाहे संविधान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, या और तमाम ऐसे मुद्दे हो, सब पर वो बहुत मुखर है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई डर हो वो सरकार में नजर नहीं आ रहा है। वो उसी तरह के अपने उसी अहंकार में है। इसकी क्या आप वजह देखते हैं? क्योंकि ये तो पता ही है नरेंद्र मोदी को कि उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, उनकी सरकार एक डिपेंडेंट सरकार है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बैसाखी बहुत कमजोर है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी प्रेम जी ने कहा, आरपीएन सिंह का मामला और लल्लन सिंह के मामले में अभी गंगा में बहुत पानी बह चुका है। नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है, और जेडीयू के सांसद भी ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूत सरकार नहीं है कि अगर वो उसमें चले जाते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अभी वो परिस्थितियां नहीं है।
तो एक तो मुझे अभी उस तरह से पार्टी टूटने का खतरा नीतीश कुमार की नहीं लगता, और भारतीय जनता पार्टी में अब किसी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत बची नहीं है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, आप जो देश में जिस प्रकार से मोदी जी के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, चाहे सरकार में मजबूती दिखाने की एक्टिंग की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नौकरशाही को, लोगों को, पक्ष को, विपक्ष को और अपने अंदरूनी लोगों को एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है, जबकि ऐसी है नहीं। और मैंने कहा कि अगर राहुल गांधी की आवाज अंदर हाउस में बंद होती है तो वो आवाज सड़कों पे उठेगी, वो आवाज हम जैसे आप जैसे मीडिया पे उठेगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आज राहुल गांधी का माइक म्यूट नहीं होता लोकसभा में, शायद आप इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे होते। तो ये तो और चर्चा बढ़ गई। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि 24 लाख के लगभग छात्र हैं जिनका भविष्य खतरे में लटका हुआ है। अगर उन 24 लाख में से 22 लाख भी नजर बना के रखे हुए हैं, उन 24 में से 12 लाख यानी कि आधे भी अगर नजर बना के रखे हुए हैं सरकार पे, विपक्ष पे, तो वो वायरल करेंगे उस चीज को कि राहुल गांधी ने ये चीज उठाने की कोशिश की और सरकार ने नहीं उठाने दिया। सरकार क्यों नहीं उठाने देना चाहती है, वो इस पे विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और वो युवा हैं, उनकी आवाज तेजी से बाहर आ रही है और वो उस क्लिप को काट के वायरल करेंगे। तो सरकार के लिए तो ये उल्टा ही हुआ। तो सरकार अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको क्या ये कहें कि सरकार बौखलाहट में है, सरकार घबराहट में है, इसीलिए सरकार घबराहट में गलत कदम उठा रही है। मैं तो पहले भी कहा, जैसे दूसरे चैनल पर प्रेम जी बैठे हैं, कि आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी को आप मौका दे देते कि आप चर्चा करिए, सरकार चर्चा करे, राहुल गांधी का आधे घंटे का भाषण होता, सरकार को जांच करानी चाहिए, दोषियों को जेल भेजना चाहिए, भविष्य बच्चों का खतरे में, यही बात करते ना वो। और फिर सरकार के मंत्री खड़े होकर जवाब देते, जांच चल रही है, हम तो जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये होगा वो होगा। तो मुझे लगता है जो ये वाली आवाज जाती, उससे अच्छी आवाज माइक बंद करने की चली गई है। और एक बड़ा मैसेज देश के युवाओं को और देश के लोगों को गया है कि सरकार इस मुद्दे पे बहस करने से क्यों बच रही है। क्यों? क्योंकि सरकार की दाढ़ी में तिनका है, या दाल में कुछ काला है, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। तो ये जो चर्चाएं अभी जनता में हो रही हैं, ये जो चर्चाएं आपको आज रात को, कल तक जो लोगों में चर्चाएं होंगी, तो ये सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज है। और सरकार भी मान के चल रही है कि 3 राज्यों में जो अभी चुनाव होने हैं और उसके बाद जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं मान के चलता था कि कम से कम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे नतीजे देगी, और भारतीय जनता पार्टी वहां थोड़ी मजबूत होती हुई हमें लगती थी। तो ये हालात देखकर, जिस तरह से उन्होंने वहां के सीएम को जेल भेजा, भारतीय जनता पार्टी वापस बैकफुट पे आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें करके मुझे लगता है एक बड़ा नुकसान अपना कर रही है। और अब तो मुझे ये लगने लगा है कि जिस प्रकार से अभी भी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को चलाना चाहते हैं, राज्यों की सरकार को चलाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में थी जो आज खतरे में खड़ी हो गई है आके। 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, आप ये आंकड़ा लगाइए। आज 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में खड़ी है। क्या इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बच पाएगी? और अभी तो माहौल बनेगा 2 साल में, कांग्रेस भी उसके सपोर्ट में है, और ममता बनर्जी, सॉरी मायावती भी हो सकती है कोई एक्शन ले ले। तो इन परिस्थितियों में भाजपा की सरकार तो बनना मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों ऐसा चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी सोचने के लिए हमें कई बार मजबूर होना पड़ता है कि इस तरह के कदम क्यों मोदी जी उठा रहे हैं। जी
जी, बिल्कुल। ये बहुत वाजिब सवाल है कि आखिर इस तरह के कदम वो क्यों उठा रहे हैं, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, आखिर क्या है इस स्ट्रैटेजी इसके पीछे की, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रेम कुमार जी, डर लगता है नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि अब तक जो-जो किया राहुल गांधी के खिलाफ, वो उनके ऊपर उल्टा ही आकर पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, उसने पूरा का पूरा परिदृश्य जो है वो बदल दिया देश की राजनीति का। जिस तरह की तमाम उनको पप्पू बनाने की कोशिशें जो की गई, वो सब भी उल्टा उनके ऊपर ही पड़ा। अभी उनका माइक म्यूट कर रहे हैं, अगर माइक म्यूट नहीं करते तो शायद इस पर इस तरह की चर्चा नहीं होती, जिस तरह से अभी केपी मलिक जी कह रहे हैं कि जब आप कुछ उल्टा करेंगे, जब आप राहुल गांधी की आवाज को दबाएंगे, तब वो और ज्यादा मुखर होकर सामने आएंगे और ज्यादा उनको लेकर चर्चाएं होंगी। तो क्या आपको लग रहा है सलाहकार कुछ गलत मिले हुए हैं क्या नरेंद्र मोदी को, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो जो स्थिति उनके लिए जो पैदा हो गई है, जो उनको बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है, उसको हैंडल कैसे करें वो? दरअसल बुशरा जी, जो बातें कभी मजबूती मानी जाती थी नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनका अलग से आईटी सेक्टर बनाना, बीजेपी आईटी सेल बनाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, जो तानाशाही रवैया है हर क्षेत्र में अपनाना, वो सारी चीज़ें शुरू में लोगों को लगी कि शायद अच्छे मंशे से हो रही हो पार्टी में भी। जैसे मार्गदर्शक मंडल आकर के उन्होंने बना दिया था, 75 साल की उम्र तय कर दी थी, लेकिन अपने ही बुने जाल में वो फंसते चले गए और चीज़ें एक्सपोज होती गई। सोशल मीडिया में हालात ये है कि आज नरेंद्र मोदी कहीं से भी लोकप्रिय नहीं है। सोशल मीडिया आज CSDS का सर्वे कहता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी राहुल गांधी ज़्यादा लोकप्रिय हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत पहले से कह रहा है कि राहुल गांधी ज़्यादा लोकप्रिय हैं नरेंद्र मोदी से। तो वो चीज़ें उलट गई, और उसके बाद क्यों उल्टी, तो राहुल गांधी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। संघर्ष की राह में उनकी पार्टी में भी बहुत सारी बाधाएं आई, G23 जैसी स्थितियां हुई, ऐसा संदेश गया कि पार्टी के लोग इनकी नहीं सुनते हैं। इन्होंने पूरी पार्टी का कायाकल्प किया, न्याय यात्राएं निकाली, अपनी पार्टी को जब बदलना शुरू किया, मुद्दों से खुद को और जनता को अपनी पार्टी से जोड़ना शुरू किया, तो राहुल गांधी की ताकत एक नए सिरे से बननी शुरू हुई। तो ये जो ताकत उन्होंने अर्जित की, ये जनता की ताकत रही। और वहीं नरेंद्र मोदी जी जो कि उसी ताकत से बड़े थे, वो जनता उनके सामने वो एक्सपोज होते चले गए। राहुल गांधी ने उनको लगातार एक्सपोज किया, भले राफेल मुद्दे में अदालत ने उनकी जुबान बंद कर दी हो, लेकिन जितने भगोड़े देश छोड़कर गए, उस मुद्दे पर इनकी सदस्यता चली गई हो, ये सारी चीजें हुई, इन्होंने सेक्रीफाई किया। इसके बाद लेकिन धीरे धीरे वो चीजें एक्सपोज हुई। आप देखेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, उसमें ये जरूर है कि अब तक कोई सजा नहीं मिली है, सरकार बचती रही है, जांच नहीं हुई है, लेकिन पूरी जो प्रोसीडिंग चली उसमें जिस तरीके से SBI ने कहा, सबूत वो बताना नहीं चाहते थे, डिटेल बताना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, बहुत सारी चीजें सामने आई। तो ये चीजें जो हैं राहुल गांधी के प्रयासों से संभव हुई, तो वो एक्सपोज हुए। अब नीट घोटाला आया है, नीट ये नई सरकार के बाद आया, इसमें भी हम देख रहे हैं कि सारे तार जो हैं सत्ताधारी दल से जुड़े हुए, यानी गलत के आधार, उन्होंने गलत को विकसित किया, गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ाया नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने। सारे देश के जो करप्ट लोग थे अलग अलग पार्टियों में, उनको अपने साथ जोड़ लिया, कहा कि करप्ट लोगों को जोड़ना हमारी पार्टी की रणनीति है, खुलकर कहा। निर्मला सीतारमण ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा, उनके बयान है, ये उनकी रणनीति है। तो जनता चौंक गई, अरे भ्रष्ट लोगों को साथ में रखना बीजेपी की रणनीति है। तो ये सारी चीजें सामने आई, उन्होंने कबूल किया, बोले रणनीति है, अब क्या करेंगे अब। तो ये जनता ने देखा, तो अब उस पर राहुल गांधी जो बोल रहे थे सहसा विश्वास हो गया, अरे राहुल गांधी तो बहुत दिनों से ये बात बोल रहे, अब ये विश्वास मजबूत होने लगा। अब राहुल गांधी के साथ विश्वास इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि उनको अब शोर करने की आवश्यकता नहीं है।
उनको विनम्रता से वो रख रहे हैं अपनी बात कि हम नीट परीक्षार्थियों के साथ हैं, हम चाहते हैं सरकार भी एकजुटता का प्रदर्शन करे, और सरकार इससे भाग रही है। तो अब राहुल गांधी को बोलने की जरूरत थोड़ी है कि हम देखो भाग रही है, जनता देख रही है कि ये सरकार नीट परीक्षार्थियों के साथ खड़ी नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है उनको जनता के बीच में कि ये जनता की सरकार नहीं, वही बहुत पहले जो उन्होंने कहा था सूट बूट वाली सरकार, तब वो साबित नहीं कर पाए थे। बाद में उन्होंने अंबानी अडानी की सरकार कहा था, बहुत संघर्ष हुआ, आज भी हम नहीं कह सकते कि 100% साबित किया हो, लेकिन काफी हद तक जनता के दिमाग में उन्होंने ये बात बैठा दी है कि ये अमीरों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार नहीं है। तो ये परसेप्शन बिल्डअप करने में राहुल गांधी कामयाब रहे, इसीलिए वो उधर शहजादा बोलकर घमंड में चूर रहे, और ये शहजादा चल पड़ा हजारों किलोमीटर सड़क पर, शहजादा का सारा वो आवरण जो था खत्म कर डाला। इन्होंने बोला कुछ नहीं कि मैं शहजादा नहीं हूं, लेकिन जनता ने मान लिया कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ खड़ा है, पैदल चल रहा है, जो सब कुछ छोड़कर चल रहा है, बेघर हो गया फिर भी हमारे साथ है, स्वार्थ छोड़कर आया है, तो जरूर इस बात इनमें कुछ लड़ने की शक्ति है। और इस बात को वो जैन मुनि जो वीडियो बहुत चर्चित हुआ था, वो जैन मुनि का जरूर उद्धृत करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि जब राहुल गांधी के सामने एक व्यक्ति मिलने के लिए जा रहा था और गिरते समय उल्टी कर देता है और उनके पैर पर गिरता है, तो राहुल गांधी को उल्टी देख करके भी नफरत नहीं हुई। राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को उठाया, उसको पूरा प्रॉपर सम्मान दिया, सहलाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया। तो उस जैन मुनि का कहना है कि हमने देख लिया कि ये व्यक्ति अब व्यक्ति नहीं रहा, ये महामानव हो गया, इसको अब नफरत जैसी चीजें नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता तो ये शायद चापलूसी कही जाती, लेकिन ये जैन मुनि कह रहे हैं। तो जैन मुनि जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता का नजरिया जो है निश्चित रूप से बदला है, और राहुल गांधी से इसीलिए सबसे ज्यादा डर नरेंद्र मोदी को लग रहा है। उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया देश का। जी बिल्कुल, उन्होंने बता दिया कि इस सरकार को भी झुकाया जा सकता है, हराया जा सकता है, नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख पर समेटा जा सकता है। तमाम ताकतें लगाने के बावजूद भी, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी किस तरह से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी 43 सीटें ला सकता है, और पूरे देश में किस तरह से वो अपनी सीटें जो है वो कितनी ज्यादा लेकर आ सकता है, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने जो परसेप्शन है वो बदला है। डरो मत की बात जो उन्होंने कही वो कहीं ना कहीं देखिए कैसे सच साबित होती हुई भी हर दूसरे दिन नजर आती है। और सवाल ये आखिरी मेरा आपसे केपी मलिक जी कि ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घबराई हुई है ये सरकार, इसीलिए वो अपनी तमाम शील्ड्स जो है वो साथ में लेकर चलना चाहती है। यहाँ तक कि प्रोटेम स्पीकर भी उसने किसी दूसरी पार्टी का नहीं बनने दिया, वही ओम बिरला आप देखें कि उनको ही बनाया गया, लगभग वही मंत्री जो हैं वही रिपीट हुए हैं, सलाहकार भी वही के वही हैं। इतने डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी कि वो एक भी चेंज नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है अगर एक भी चेंज हुआ तो न जाने उनके आसपास क्या बदल जाएगा, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बदल तो उनके आसपास सब कुछ गया है क्योंकि विपक्ष मजबूत है। अगर यही रवैया ओम बिरला का रहता है विपक्ष के खिलाफ, और विपक्ष को अपनी बात को मनवाने के लिए इसीलिए बार बार ऐसे ही शोर शराबा करना पड़े, वेल तक आना पड़े, आगे की रणनीति को फिर विपक्ष के आप कैसे देख रहे हैं? आखिर क्या करने की जरूरत है विपक्ष को? दीपेंद्र हुड्डा को हमने देखा बिल्कुल इस तरह से धुतकार रहे हैं ओम बिरला, विपक्ष के नेताओं को, 5 बार के चुने हुए सांसद को जो लगभग 3.5 लाख से जीत कर आए हैं, जो जाट नेता हैं, इतना बड़ा चेहरा है, हरियाणा के सबसे बड़े जाट नेताओं में वो शुमार है, हरियाणा में इलेक्शन भी है, और उसके बाद आप ये देखिए ऐसा लग रहा है कोई बिगड़ैल प्रिंसिपल अपने, या फिर कोई प्रिंसिपल अपने बिगड़ैल बच्चे को, पढ़ने वाले को धुतकार कर बिठा रहे हो, और वो एक जनप्रतिनिधि के साथ उनका इस तरह का रवैया है, और सबके साथ वो इसी तरह से नो चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ये आखिर किस तरह के, कौन से भाषा है और किस तरह के उसमें हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है एक लोकतांत्रिक देश में जो संविधान से चलता है, सिंगोल से नहीं। जी अगर आप देखेंगे मैं भी हुड्डा जी के समाज से ही आता हूं,
और हमारे यहाँ क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि कोर्ट में जो विपक्ष का वकील होता है वो प्रोवोक करता है और वो हमें उकसाता है कि वो इतना उकसाता है कि हम उसमें गलत करें। मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जैसे सांसद को, जो बहुत ही संयमित रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ रखते हैं। आपको दूसरी ओर ये देखना होगा कि हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति में है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये आक्रोशित हो के कोई ऐसी गलती करें जिसका फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, इसलिए ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कई बार फिर वो कहावत आती है कि जब आपका समय खराब होता है तो आपको ऊंट पर बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है, और जब आपका समय बढ़िया होता है, अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो वो गलतियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का समय बहुत अच्छा था। विपक्ष से शायद कुछ गलतियां हो जाती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी से जो गलती होती भी थी वो सुधर जाती थी। अब तस्वीर पलट गई है, भारतीय जनता पार्टी गलती पे गलती की जा रही है और विपक्ष को अगर कहीं गलती करने का मौका भी मिल रहा है तो वो गलतियां जैसे हो ही नहीं रही। अगर आप देखें, हुड्डा की जगह अगर कोई और होते, पप्पू यादव होते या चंद्रशेखर होते जो एक पार्टी के हैं, निर्दलीय हैं, या कोई और होते, कोई भी हो सकता था, वो शायद बिफर जाते और कुछ ऐसी हरकत सदन में कर देते जिसको भारतीय जनता पार्टी भुनाती। देखिए, मैं आपको क्यों एक अदालत के सीन का वाकया बताना चाहता हूं कि वो जो वकील होता है वो गवाह को या उस व्यक्ति को ऐसा उलझाना चाहता है कि वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि हम साबित कर दें कि देखिए ये गलत कर रहा है, ये है। तो ये कोशिश की गई स्पीकर की तरफ से, एक तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि स्पीकर का जो नजरिया है पिछले 2 दिन से, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। उसमें और ज्यादा हमें ज्यादा दिख रहा है कि ये पिछली बार से भी ज्यादा अग्रेसिव है और इनका बिहेवियर जो है पिछली बार से भी ज्यादा सख्त है, कट्टर है। और फिर दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि रिमोट का, माइक का बंद करने का स्विच मेरे पास नहीं है, तो किसके पास है? वो क्या उसके पास है जो पीसीआर में एक कर्मचारी बैठा हुआ है, या ऊपर वाले के पास है जो नंबर 1 और नंबर 2 बैठे हैं? तो आप ये जताना चाह रहे हैं कि आप खुद रबर स्टैंप हैं और आपको पीछे से आदेश आ रहा है, आप खाली उसका पालन भर कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि सत्ताधारी दल बुरी तरह गिर चुका है और ये एहसास जनता को भी हो चला है और ये नौकरशाह को भी हो चला है और ये पक्ष और विपक्ष सबको हो चला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय, और खासकर मोदी जी और अमित शाह जी के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। जी बिल्कुल, उनको भी इस बात का अच्छे से आभास है, लेकिन वही है कि जो फड़फड़ा रहा है दिया बुझने से पहले, उसी तरह की हमें स्थिति जो है सरकार की नजर आ रही है और वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे ताकि ये दिखा सकें कि अभी भी वही नरेंद्र मोदी है, कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, शेर अभी भी जिंदा है, वही तमाम चीजें अभी भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत जो है वो आंखें मूंद लेने से वो बदल नहीं जाएगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी और केपी मलिक जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।